सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, न्यूज़ पंच में खुशामदीद और मैं हूं गौहर इशरत। नाजरीन, वही हुआ है जिसका डर था। कराची में 12 घंटे के दौरान 245 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जिसने पूरे शहर को तालाब में तब्दील कर दिया है। घंटों गुजरने के बाद मरकजी शाहराहों से पानी की निकासी नहीं हो सकी है। रेड जोन की बात करें, ऐवान सदर रोड, MR कियानी रोड पानी में डूब गए हैं। कोरंगी वीटा चौरंगी पर रात से फंसी गाड़ियां शहरियों के लिए अजाब बन गई हैं, जबकि न्यू टाउन में गड़ों के बाइस गाड़ियां जमीन में धंस गई हैं। ट्रैफिक जैम ने जिंदगी मफलूज की है। बारिश के दौरान 600 से ज़्यादा फीडर ट्रिप कर गए हैं। शहरी परेशान हैं, रूल चुके हैं। ना ही घरों में उनके पानी है, ना ही बिजली है। गुज़िश्ता रोज़ से बिजली मअतल है। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल की अगर बात करें, साथ साथ कोरंगी और मली के दर्जनों इलाके अंधेरे में डूबे हैं, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में दीवारें गिरने, करंट लगने से हलाकतों की इतलात मौसूल हुई हैं। अगर महकमा मौसमियात का पॉइंट रखें तो आइंदा 3 रोज़ में मज़ीद तूफ़ानी बारिशों की महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है, वाज़े किया गया है। अब ऐसी सूरत हाल में फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो जो इंतज़ामिया है वो कहाँ गायब है, क्या इंतज़ामात किए गए हैं और क्या आने वाले वक्त के लिए हम इस तमाम तर सूरत हाल पे तैयार हैं या फिर नहीं। अब इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करने की हमारे नुमाइंदे भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गालिबन मोहम्मद काशान हमारे साथ मौजूद हैं। काशान, बताइएगा, कराची के शहरी तो रुल गए हैं, इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आ रही है। कराची का नक्शा मुकम्मल तब्दील हो चुका है। जी काशान। बिल्कुल, देखिए, कराची में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बायस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह मुतासर हुआ है, लेकिन इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। कराची में हाल ही में तामीर की जाने वाली सड़कें भी धंस गई हैं। जैसे हम बात करें, लियाकताबाद से जाखाना जाने वाली सड़क जो है वो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी है। खड़े पड़ गए बड़े बड़े धंसने वाली सड़क पर राहगीरों को खबरदार करने के लिए इंतजामिया की जानिब से सड़क तो दोबारा तामीर नहीं की गई, लेकिन कोई हिफाजती इंतजाम भी नहीं किए गए। लेकिन वहाँ डस्टबिन रख दिए ताकि कोई वहां से गुजर ना सके। डाखाने से 3 हट्टी जाने वाली सड़क भी मुकम्मल तौर पर जो हाल ही में बहाली का काम उसका कराया गया था वो भी मुतासिर हुई है। गुज़िश्ता रोज धंसने वाली सड़क अभी नाकाबिल इस्तेमाल है। ऐसे ही कराची के मुतासिर सड़कें अगर हम रेड जोन एरिया की बात करें तो MR कियानी रोड हो गया, इसके अलावा दीन मोहम्मद रफाई रोड हो गया, दिगर इलाके हो गए, और सिंध हाई कोर्ट से जो प्रेस क्लब जाने वाली शहर है वो भी उस पर मुकम्मल तौर पर पानी जमा हुआ, उसकी भी निकासी नहीं की गई है। दूसरी जानिब नाज़िमाबाद चुरंगी अंडरपास से निकासी आपका निज़ाम जो मुकम्मल तौर पर धर्म बरम हो चुका है। कराची की 3 बड़ी जो अंडरपास है वो मुकम्मल तौर पर चौक हो चुकी हैं, तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर फैसल पर भी हम देख रहे हैं कि जो शहरियों की गाड़ियां रात को बंद हो गई थी अब तक मौजूद है। कोई मैकेनिकल, कोई टेक्निकल निज़ाम इंतजामिया की जानिब से कोई मैकेनिकल टीम वहाँ पर नहीं भेजी गई है, कोई रिकवरी के लिए वहाँ पर टीम नहीं भेजी गई जिनसे उनकी गाड़ियां रिकवर हो सके। गाड़ियां ऐसी शहर में मौजूद है और शहरी परेशानी के आलम में रात गए यहाँ पर मौजूद है। दूसरी जानिब सबसे ज्यादा बारिश जो गुलशन हदीद के इलाके में और जिला गिरबी के इलाकों में रिकॉर्ड की गई है, जैसे सरजानी टाउन का इलाका हो गया। सरजानी टाउन के तमाम सेक्टर्स वो आज दोपहर भी हमने देखा कि मेयर कराची की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, साथ साथ वही बात की गई कि ड्रेनेज की गई है, निकासी आपका अमल जारी है, लेकिन बड़ी मुश्किल हुई। हमें एक मौक़िफ़ पेश किया गया कि हमें ब्रेक नहीं मिला है, तो ये तो किसी तौर काबिल कबूल नहीं है कि आपको ब्रेक नहीं मिला। ये कोई कहने वाली बात नहीं है। अभी अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो शहरियों को इस वक्त क्या मसाइल हैं? बिजली नहीं है, सड़कें जो है वो मुकम्मल टूट गई हैं, फूट गई हैं जो पहले टूटी फूटी थी, तो क्या कुछ मसाइल इस वक्त खड़े हुए हैं शहरियों के लिए? मजीद बारिशों की भी पेशगोई कर दी गई। जी बिल्कुल, देखें, हालिया बारिशों की वजह से और जो कल बारिश हुई उसकी वजह से शहरियों के लिए मसाइल के अंबार लग चुके हैं। इसके हम देख रहे हैं KLAT की जानिब से 24 घंटे से जायद हो गया। शहर के मुताबिक इलाके हैं जिनमें बिजली की फराहमी मुकम्मल तौर पर मौतल है और KLAT के 240 से ज्यादा फीडर जो है वो ट्रिप होगा। KLAT भी जो है कराची के शहरों को मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है लाइट सप्लाई में। तमाम इलाके कराची के अंधेरे में डूबे हुए हैं, लेकिन शहरियों को किसी भी किस्म की कोई सहूलियात जो है इंतजामिया की जानिब से फराहम नहीं की जा रही, नहीं KLAT हुकाम की जानिब से फराहम की जा रही है। लेकिन मैं कराची की जानिब से जो दावे किए गए थे शहरों ने वो भी देख लिया। कराची उनके दावे जो धरे के धरे रहेगा और शहरों से आज दिन भर हमने कवरेज करी। कराची के मुताबिक इलाकों को हमने सर्वे करा
उनमें शहरियों का यही कहना था कि इन मेयर को जो हटाया जाए, चीफ जस्टिस की जानिब से 100 वाटर नोटिस लेकर इस मेयर को हटाना चाहिए, क्योंकि मेयर की जानिब से एक ट्वीट पोस्ट की गई है जिसमें बताया गया कि कराची में तमाम सड़कें जो है ताहाल साफ सुथरी वो अपने ट्वीट में दिखा रहे हैं, लेकिन शहर की सूरत हाल जो है उसके बरक्स है। शहर में हम देख रहे हैं कि जगह जगह पानी खड़ा हुआ है। शहरों अच्छा काशन, मेयर को हटाने का मुतालबा कर रहे हैं जो शहरी इस वक्त परेशान हैं और सड़कों पर बेयारो मददगार बारिश में और एक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई उसमें मौजूद हैं, लेकिन इसमें ये भी बताएं क्या कुछ नुकसानात अब तक रिपोर्ट हुए हैं? कुछ अमवात का भी खदशा जाहिर किया गया, वो भी रिपोर्ट हुई है। अब तक क्या कुछ हो चुका है शहर में, अगर मजमूई सूरत हाल बताएं। जी बिल्कुल, देखिए मजमूई सूरत हाल के मुताबिक शहर में मुख्तलिफ हादसा और वाक़यात में अब तक 11 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए, जिसमें कल हमने देखा कि 4 अफराद जिनमें 2 बच्चे और 2 खवातीन शामिल थी। गुलिस्तान जोर के इलाके में वाक़ शायद दीवार गिर गई थी, उनसे ये हलाकतें रिपोर्ट हुई। ऐसी करंट लगने के वाक़यात में कुछ अफराद जहाँबाक हुए। औरंगी टाउन में एक बच्चा जो है वो दीवार गिरने से जहाँबाक हुआ। ऐसे वाक़यात ताहल रिपोर्ट हो रहे हैं और दिन में भी करंट लगने के वाक़यात रिपोर्ट हुए, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई भी खास इंतजाम हम नहीं देख रहे कि हुकूमत की जानिब से आवाम को प्रोवाइड किए गए हों, क्योंकि शहरियों का यही मुतालबा है जिसमें पे वोट चाहिए होता है। तो तमाम बल्दियाती इदारे जो है वो फील्ड में नजर आ रहे होते हैं, घरों पे आते हैं, गेट बजाते हैं और अपना वोट मांगते हैं कि हमें वोट दें, लेकिन जिस टाइम पे आवाम को उनकी जरूरत होती है, परेशानी होती है, उस टाइम पे कोई भी बल्दियाती नुमाइंदा जो है वो मौके पर नजर नहीं आता। रात गए खुद ही शहरियों की जानिब से जो है खाना बनाया गया, जिन शहरियों के 3 या 4 पोर्शन बने हुए थे उन्होंने नकल मकानी करने वाले अफराद को अपने घर में निश्चय करवाया, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई भी मुतबादिल शटल होम जो है वो फराहम नहीं किया गया। शहरियों के घरों में पानी अभी 1.5 फीट पानी मौजूद है, लेकिन उनका फर्नीचर बर्बाद हो चुका है, तमाम चीजें शहरियों की बर्बाद हो गई। लेकिन हुकूमत की जानिब से हम देख रहे हैं कि कोई भी खास इंतजाम इन शहरियों को नहीं दिए गए जो इलाके बारिश से ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं। जी, हुकूमत की जानिब से कोई इंतज़ामात तो नहीं किए गए हैं, ये कोई आज की रुदात नहीं है शहर कायद के लिए। हम सब ये जानते हैं कि एक बड़ी सख्त मिसाल है, लेकिन मैं यहाँ पे देना चाहूँगी कि जब एक घर से रोज़ लाशें उठने लगे ना, तो फिर उस घर के जो अहले खाना है उनके तमाम आंसू फिर सूख जाते हैं। और ये घर कराची बन चुका है। अब कराची एक ऐसा घर बन चुका है जहाँ पे यही सूरत हाल है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन काशन, सबसे ज़्यादा अब तक जो कहा जा रहा है, यकीनी तौर पे 23 अगस्त को कहा जा रहा है कि 23 अगस्त तक ये सिलसिला जारी रहेगा, इसी तरह से बारिशें होंगी, शदीद बारिशें होंगी। कहाँ कितनी बारिश हुई है? जी काशान। जी बिल्कुल, देखिए शहर में मानसून की बारिशों का सबब बनने वाला सिस्टम इस वक्त कराची के शुमाल मशरिक की जानिब मौजूद है, जबकि अगले कुछ घंटे बताए गए हैं महकमे मौसमियात की जानिब से, जिसमें कराची में कल भी जो है चमक के साथ दरमियानी और तेज शिद्दत की बारिश का इम्कान है। कराची के चंद इलाकों में मुसलधार बारिश जो है वो अभी भी हो रही है और कल सुबह तक बताया गया कि बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया बारिश का दोबारा शुरू होने वाला सिस्टम जो है रात गए तक बरकरार रह सकता है और कल भी इसकी शिद्दत बरकरार रहेगी। लेकिन गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा बारिश जो गुलशन हदीद के इलाके में रिकॉर्ड की गई है, 170 मिलीमीटर बारिश जो है वो गुलशन हदीद में रिकॉर्ड की गई। ऐसे ही कराची एयरपोर्ट पर 160 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे कम बारिश कोरंगी में 80 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। आज और कल होने वाली बारिशों के नतीजे में शहर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो सकती है। ये खदशा जो है NDMA की जानिब से, PDMA की जानिब से और महकमा मौसमियात की जानिब से भी दिया गया है, लेकिन महकमा मौसमियात का बताना है कि हालिया मानसून कराची समेत सूबे भर में जो है वो जारी रहेगा। जी, सूबे भर में 23 अगस्त तक ये सिलसिला तो जारी रहेगा। काशान अपडेट कर रहे थे। काशान, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामी मुनम ज़फ़र हमें ज्वाइन कर चुके। मुनम ज़फ़र साहब, सबसे पहले तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। एक वही रुदाद है जो आज के शो में एक बार फिर हर साल की तरह लेकर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कि यहाँ पे बारिशें होती हैं और शहर के शहर डूब जाते हैं, लेकिन इंतज़ामिया इससे मुकम्मल तौर पे गाफिल होती है। क्या हमें खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब में जो कुछ हुआ इसकी सूरत हाल नहीं पता थी? क्या महकमा मौसमियात हमें ये नहीं बताता आ रहा था कि यहाँ भी, सिंध में भी, कराची में भी यही सूरत हाल पैदा होने वाली है? लोग आज मर रहे हैं शहर कायद में। जी मुनम ज़फ़र साहब, क्या कहिएगा? देखिए जी, जब हुक्मरानों को आवाम की फ़िक्र ना हो, जब लोग सिर्फ झूठे वादे और दावों पर ही सारा काम चल रहा हो, तो ऐसे ही होता है। अब आप मुझे बताइए कि जो ये ख़तरात होते हैं बारिश के, सिंध गवर्नमेंट ने ख़तरात को कम करने के लिए क्या प्लान बनाया है, जिसे कहते हैं ना रिस्क रिडक्शन। ख़तरात को कम करने का कोई प्लान होता है, वो कोई प्लान नज़र नहीं आता।
इसी तरह एक VCA टर्मिनोलॉजी होती है, वल्नरेबल कैपेसिटी असेसमेंट, जिसमें असेस किया जाता है कि अगर बारिशें होंगी तो उसके अंदर क्या नुकसानात होंगे और नुकसानात को कैसे कम किया जाएगा। वो प्लान हमें कहीं नज़र नहीं आता इस पूरे अमल में या सिंध हुकूमत की जानिब से। इसी तरह जो इदारे हैं, जो इदारे अपना काम कहाँ कर रहे हैं। मैं तो कल पूरे शहर के अंदर मूव करता रहा, आज भी 2 जनाजे पढ़ के आ रहा हूँ। एक घर से 2 नौजवानों के जनाजे उठे हैं कि जिनको करंट लग गया और उनकी डेथ हो गई अस्पताल पहुँचते पहुँचते। एम्बुलेंस का ब्रेक फेल हो गया, उससे पहले लोग कंधे पे जनाजा लेकर सड़क तक आए, एम्बुलेंस मिली, उसका ब्रेक फेल हो गया। तो मुझे बताइए कि ये PDMA कहाँ है, ये 112 रेस्क्यू की टीमें कहाँ हैं, इसी तरह ये सिटी वार्डन किस मर्ज की दवा है। तो देखे ना कि मेयर कराची के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आई एम श्योर सुनी होगी, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि निकासी आप भी हो रही है शहर कायद में और नालों की सफाई भी बड़े अच्छे से की गई है। तो ये सब कहाँ हो रहा है फिर? बस देखे ना, ये तो सिर्फ हवाओं में हो रहा है, ये हमें ज़मीन पे तो कोई नज़र नहीं आ रहा। अब पिछले साल 41 करोड़ रुपए नालों के लिए मुख्तस किए गए, इस साल 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। आप मुझे बताइए, कल मैं खुद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद था, गुज्जर नाला उबल रहा था, उसका पानी बाहर आ रहा था, औरंगी टाउन नाले का पानी बाहर आ रहा था, पूरा नाज़माबाद डूबा हुआ था। नॉर्थ नाज़माबाद की ये सूरत हाल थी कि जब हर तरफ से नाले उबल रहे हों और नालों के अंदर पानी जा नहीं रहा हो बल्कि पानी बैक कर रहा हो, तो उसके नतीजे के अंदर आबादियाँ डूबेंगी ना। जब आपने सिस्टम ही नहीं बनाया, जब नालों से कचरा ही नहीं निकाला गया, तो उसके और पैसे सारे खा लिए गए। तो ये तो एक तरह का कराची के लोगों को धोखा दिया गया है। आपने प्री मानसून बारिशों का आगाज़ हुआ, उस दिन आपने पहली मरतबा कहा कि जी हम जो है नालों की सफाई का अमल शुरू कर रहे हैं। पूरा जुलाई गुजर गया, अगस्त की कल 19 तारीख थी, कल से बारिशों का आगाज़ हुआ, लेकिन सूरत हाल ये थी कि सारे नाले कचरों से भरे हुए थे। जो ड्रेन वाटर के जो नाले हैं, सैलाबी जो पानी के नाले हैं, बरसाती पानी के नाले हैं, उनके अंदर आपने जो है वो सीवरेज के नाले मिला दिए गए हैं, जिसके नतीजे में एक मुश्किलात पेश आती हैं लोगों को। फिर सोने पर सुहागा कि सारे इदारे चलें, ये भी अगर बारिश हो रही है, मुतवातिर बारिश हो रही है, वक्ती तौर पे पानी भर जाता है, लेकिन जो लोग पूरे शहर में अपने घरों से, अपने ऑफिसों से घर की जानिब आते हैं, मोटरसाइकिल सवार, गाड़ी वाले, आप मुझे बताएं कहीं ट्रैफिक पुलिस होती है? वो ट्रैफिक पुलिस चालान करने के लिए तो खड़ी होती है। इसी तरह 112 जिसका काम ही रेस्क्यू करना है, जिसका काम लोगों को रेस्क्यू करना है, वो कहीं नज़र नहीं आए। मुझे तो कम से कम कहीं नज़र नहीं आया। हो सकता है मुर्साब आप साहब की ऐनक से नज़र आ रहा हो, सब कुछ जो है वो हरा हरा नज़र आ रहा हो, दूध और शहद की नहरें बह रही हो। नहीं, ये बताया गया है कि पुलिस की जानिब से भरपूर सारी रात भी दोपहर भी आवाम की बड़ी मदद की गई है, उनके लिए बहुत फलाही काम किए गए हैं कल की बारिश में। भाई देखिए ना, कल जो स्टार गेट है, स्टार गेट पे कमो बेश 150-200 गाड़ियां वो थी कि जो साइडों में पार्क हुई नहीं थी, लोग फंसे हुए थे। ये रात 12 बजे की आपको मैं बता रहा हूँ तादाद। इसी तरह लियाकताबाद अंडरपास, गरीबाबाद अंडरपास, नाज़माबाद अंडरपास, शहीद मिल्लत अंडरपास। तो भाई मतलब ये सारे अंडरपास अगर पानी से भरे हुए थे तो हुकूमत कहाँ थी? मुर्तज़ा वहाब साहब क्या कर रहे थे? क्या मुर्तज़ा वहाब साहब सिर्फ क्लिफ्टन के ब्रिज पे खड़े हुए थे या क्लिफ्टन पे के नाले पे जाके तस्वीरें खिंचवा कर वो मुतमईन थे कि पूरा शहर के अंदर सब कुछ सही है? तो भाई ये तो आप देखें ना, खुद आप देखें, इससे अंदाज़ा लगाइए कि जितने अंडरपासेज हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो नज़र आ रहा था, सारे अंडरपासेज भरे हुए थे। तो लोगों के लिए कोई मुतबादिल नहीं था। और जब मुतबादिल ना हो तो कम से कम जो इदारे होते हैं जिनको अपना रोल अदा करना है, वो कम से कम अगर ग्राउंड के अंदर मौजूद हो। आपकी नज़र में फिर मुतबादिल क्या है? कराची वालों की इससे जान किस तरह छूट सकती है? क्योंकि एक दिहाई से एक ही हुकूमत के अंडर शहर कायद यही सब देख रहा है मॉनसून के सीज़न में। देखिए, कराची वालों की जान उसी वक्त छूटेगी कि जब जो फैसले होते हैं, जो लोग वोट डालते हैं, जो वोट डाले जाते हैं, होता ये है कि अमलन देखें ना, कराची ने बल्दियात के अंदर जमात इस्लामी को सबसे ज़्यादा वोट दिए। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऐसा नहीं है कि मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा दिए, ये ऑन रिकॉर्ड है। सबसे ज़्यादा वोट जमात इस्लामी को, सबसे ज़्यादा सीटें जमात इस्लामी को, बल्दियात की बात कर रहा हूँ। और लेकिन होता क्या है, फॉर्म 13 की बुनियाद पर सब नताइज बदल दिए जाते हैं और उन लोगों को बिठा दिया जाता है लाकर कि जिनको शहर ने मुस्तरद कर दिया। इस शहर का सिर्फ एक ही हल है और वह हल जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी कल भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद भी, मेरी पूरी टीम, टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, पूरी इलेक्टेड टीम लोगों के दरमियान मौजूद थी।
पूरे शहर के अंदर, इसी तरह जमात इस्लामी के कारकुनान, अल-खिदमत के वॉलंटियर, क्या आप देखें बुनेर, क्या आप देखें दीर, क्या आप देखें चारसद्दा स्वात, क्या आप देखें कराची, हर जगह हमारे लोग थे लोगों को किसी न किसी तरह सहूलत देने के लिए, रिलीफ पहुँचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ऑन ग्राउंड मौजूद थे। करप्शन का बाजार गर्म किया जाए, और कराची वाले इस वक्त बेयारो मददगार हैं और हर एक का यही कहना है कि ब्लेम गेम किया जा रहा है। लेकिन खैर ये हर साल की सूरत हाल है, हर साल यही किस्मत होती है कराची वालों की। अमीर जमात इस्लामी कराची भी हमें इसी सूरत हाल पे अपने कुछ कंसर्न शो कर रहे थे। सर आपका बहुत शुक्रिया। साथ साथ क्लाइमेट एक्सपर्ट भी हमें आप ज्वाइन करेंगे। लेकिन नाज़रीन, एक अहम सूरत हाल ये भी है जो कि पानी तो ठीक है बहुत ज़्यादा हो गया है, बारिशें हैं, सब कुछ है, लेकिन बाज़ इलाकों में और पूरे मुल्क में इस वक्त पाकिस्तान में जो वेदर पैटर्न है वो तेज़ी से हमने देखा है कि उसमें तब्दीलियाँ आई हैं जो कि पिछले सालों, पिछली दहाइयों में कभी भी नहीं देखा गया था। तो कंसर्न एक सबसे बड़ा तो ये है, और फिर उससे निमटने के तदारुक क्या होने चाहिए, और आगे आने वाला वक्त जो मौसमी लिहाज से कितना ख़तरनाक हो सकता है और क्या असरात होंगे उसके मुल्क पे। तमाम तर सूरत हाल पे क्लाइमेट एक्सपर्ट डॉक्टर फैसल अली हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल अली साहब, सबसे पहले तो वकील बहुत शुक्रिया। इस साल हमको ज़्यादा ही तब्दीलियां देख रहे हैं अपने मुल्क में मौसमी एतबार से। आप समझते हैं कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए और दीगर इस वक्त जैसे हमने खैबर पख्तूनख्वा में देखा, पंजाब में जो सूरत हाल अचानक सडन डेवलपमेंट्स हुई हैं, ठीक है ये बताया गया कि चेंजेस जो हैं वो बड़े होने वाले हैं वेदर पैटर्न में, लेकिन आने वाला वक्त बताइएगा कि क्या होने वाला है और किस तरह से इस पे काबू पाया जा सकता है। ये बहुत शुक्रिया इस गुफ्तगू में शरीक करने के लिए। देखिए आपने खुद ही इस बात की निशानदही फरमा दी कि ये तब्दीलियाँ और इस तरह का नुकसान और इस तरह की चीज़ें हम गुज़िश्ता दहाइयों में इसका मुशाहिदा नहीं कर रहे थे जो हम अब कर रहे हैं। और जो मुस्तक़बिल में हम देखने जा रहे हैं वो भी यही है कि मुस्तक़बिल इससे ज़्यादा गैर यकीनी है, टेम्परेचर इससे ज़्यादा बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, और इसके साथ साथ रेनफॉल का पैटर्न इससे ज़्यादा अनप्रेडिक्ट होता जा रहा है। बड़ी वजह क्या है जो मौसमी सूरत हाल इतनी तेज़ी से यकसर तब्दील होती दिखाई जा रही है? बड़ी वजह क्या है अगर सुनने वालों तक हम आसान अल्फाज में पहुंचा सकें? अच्छा, इसकी दो तरह से हम इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, दो तरह से इसको समझ सकते हैं। एक तो इसकी कुछ बैरूनी वजूहात हैं। देखिए क्योंकि पाकिस्तान लार्जेस्ट एमिटर्स में से नहीं है, बल्कि हमारा शेयर तो 1% से भी कम है जो दुनिया में जो एमिशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को या दुनिया भर में जो चेंज आ रहा है उसको कॉज नहीं कर रहे। लेकिन हमारे हमसाया में ऐसे ममालिक शामिल हैं जिनकी एमिशंस बहुत ज़्यादा हैं, जिनके असरात हम पर आते हैं। ईरान के एमिशंस हैं, इंडिया के एमिशंस हैं, चाइना के एमिशंस हैं, जो बहुत ज़्यादा हैं, जो हमें भी इफेक्ट करते हैं। दूसरा जो अंदरूनी तौर पर हमें इस चीज़ को टैकल करना चाहिए वो ये कि हमारे अपनी जो एमिशंस हैं उनको भी काबू में रखना चाहिए। एक और एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पे कुछ गफलतें, कुछ कोताहियाँ हुई जिसकी वजह से ये सूरत हाल हमारे लिए ज़्यादा परेशान कुन बन जाती है। जिस वक्त ये बारिशें ज़्यादा होती हैं या सैलाब ज़्यादा आते हैं, वो डेफिनेटली हमारी कंस्ट्रक्शंस कुछ इस तरह की हुई जिनको मतलब वो रास्ते देख के मद्देनजर नहीं रखा गया था, तो वो अब उसमें रुकावटों की वजह से वो ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल जो है वो क्रिएट कर देती हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो बड़े पैमाने पर हुई जिसे हम हाईलाइट भी करते रहते हैं, इस पर बात भी करते रहते हैं, वो ये है कि अंदरूनी मुल्क पाकिस्तान का जो ग्रीन कवर है वो बहुत तेज़ी से कम होता रहा है। हम इसको मेंटेन रखने में भी कामयाब नहीं हुए। अभी टोटल कवर जो है हमारा 4.1% के करीब है। कम से कम हमें अपनी एक इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के लिए, वैसे तो किसी कंट्री का 25% होना चाहिए, लेकिन कम से कम इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के लिए 12% के करीब तो होना चाहिए। ये 3 गुना कम है रिक्वायर्ड से। फिर आप एक ये देखिए कि गुज़िश्ता 3 दहाइयों में हमारा डिफॉरेस्टेशन का जो रेट है, जो दरख्तों की कटाई का अमल है, वो तकरीबन हर साल 415 स्क्वायर किलोमीटर के करीब कम होता रहा, जो 13,400 स्क्वायर किलोमीटर के करीब कम हुआ। अच्छा, अब इस चीज़ का इदराक भी हुआ, इनफरादी सतह पर भी लोगों को ये महसूस हुआ कि ये चीज़ें कम हो रही हैं, लोगों ने अपनी सतह पर कोशिशें भी शुरू की। तो ये ग्रीन कवर को इंक्रीज करने की, एफॉरेस्टेशन की कोशिशें होनी चाहिए, जो अभी कुछ शुरू भी हुई हैं। कुछ लोग इसमें बड़ा नुमाया काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत लिमिटेड है। इसको बड़े पैमाने पर होना चाहिए, कम्युनिटीज़ की सतह पर होना चाहिए, गवर्नमेंट की सतह पर होना चाहिए, बड़े पैमाने पर। अर्बन फॉरेस्ट नेशन का बड़ा अच्छा ऑप्शन है। इसमें जो जापानीज तरीकाकार है उसके ऊपर जो है वो अर्बन फॉरेस्टेशन की जाए तो बड़ी तेजी से जो है वो अपने एमिशंस को काउंटर करने के लिए जो है वो हम जंगलात जो है वो उगा सकते हैं।
तो ग्रीन कवर को जो है वो फोकस करना चाहिए। ग्रीन कवर को डॉक्टर फैसल फोकस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझ आ गया। लेकिन अगर इनफरादी तौर पे बात करें, पाकिस्तान उन ममालिक में दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में से है जहाँ पे मौसमी असरात बहुत शिद्दत से ज़ाहिर हो रहे हैं। तो अगर इनफरादी तौर पे भी हम कुछ कर सकें, कलेक्टिव भी यकीनी तौर पे चीज़ें होनी चाहिए, तो वो क्या हो सकती हैं ताकि आने वाले वक्त में इतनी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल और वेदर पैटर्न जितनी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं उन पे किसी हद तक तो काबू पाया जा सके? देखिए, इनफरादी सतह पर भी हमें यही कोशिश करनी चाहिए। पहले तो कि जो एमिशंस पैदा हो रहे हैं उनको ख़त्म करने के लिए किसी न किसी तरह से ऐसी एफर्ट्स की जाएँ जिनसे एमिशंस कम प्रोड्यूस हों। ठीक है, इनफरादी सतह पर एक तो ये दरख्त लगा लेने चाहिए। दूसरा, डिकार्बनाइजेशन के लिए आप देखें कि अब ऐसे कौन से जराए हो सकते हैं, जितने भी एमिशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं इस मुल्क में, अब तेजी से जरूरत है हमारी। जितनी देखिए, कराची से आप बात कर रहे हैं, 20 मिलियन से अबाव आबादी का शहर है, उसकी इतनी बड़ी एनर्जी की ज़रूरियात हैं और वो एनर्जी फॉसिल फ्यूल से पैदा हो रही है और वो उससे उतने ही ज़्यादा एमिशंस पैदा हो रहे हैं। अगर कराची के लिए भी एक्शन प्लान तरतीब देना है, पाकिस्तान के लिए भी वैसे ही लाया अमल होगा, लेकिन कराची के लिए देना, तो कराची के लिए खुसूसी तौर पर जो है वो आपको फोकस करना होगा अपनी एनर्जी की ट्रांजिशन के ऊपर। वो क्लीन एनर्जी की तरफ आपको जाना होगा। वो इनफरादी सतह पर भी हो सकती हैं, घरों में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, जैसे सोलराइजेशन का ट्रेंड पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, इसको और एक्सपीडाइट करने की जरूरत होगी कि आप अपनी एनर्जी का जो यूज है उसको रिन्यूएबल पे लेके जाएं ताकि उससे एमिशंस जो है वो कंट्रीज में डॉक्टर फैसल, ये जो इतने एक्सट्रीम हम फिर इसके ऊपर एक चीज मुझे और बात करनी चाहिए कि वेस्ट प्रोडक्शन जो है वो कराची की, वो भी बहुत ज्यादा, उससे भी बहुत ज्यादा एमिशंस होती हैं। मुल्क भर में भी हमारी आदत ऐसी हैं कि हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हुए इन चीजों का ख्याल नहीं रखते कि ये माहौल को किस तरह से तबाह कर रहे हैं, यहाँ से कौन कौन से एमिशंस हो रहे हैं, खुसूसी तौर पर मीथेन एमिशंस जो यहाँ से जो माहौल को इफेक्ट करते हैं। तो इनफरादी सतह पर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस वेस्ट को जो वो इस तरह से सरेआम ना फेंका जाए, ना किया जाए, जो है वो जितना उसको कम किया जा सकता है उसको कम किया जाए। हमें इसके लिए तैयार भी रहना होगा, जिसके लिए तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। डॉक्टर फैसल अली, क्लाइमेट एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर फैसल अली आपरी, और इसी के साथ आगे भी प्रोग्राम के हिस्से को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची में बारिश के बाद अक्सर सड़कों से पानी नहीं निकाला जा सका है। बाज़ इलाकों में नालों का गंदा पानी घरों में दाखिल होने से भी ताफून फैला है। दूसरी तरफ बात करें, बच्चे सड़कों पर खड़े गंदे पानी में नहाने लगे हैं। सूरत हाल में हैज़ा, डायरिया, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। इसके अलावा गंदे पानी से जल्दी अमराज, आँखों के इन्फेक्शन में भी इजाफा हुआ है, जबकि तिब्बी माहिरीन की जानिब से कराची में मानसून के बाद आलूदा पानी को जानलेवा साबित किया गया है, जबकि और करार दिया गया कम कुव्वत मुदाफ़ियत के हामिल अफराद को इस मौसम में खाने पीने की एहतियाती तदाबीर भी अख्तियार करने की हिदायत की गई है। इन हालात में घरों में जरासीम कुश स्प्रे, हाथों की बार बार सफाई बहुत ज़रूरी हो चुकी है। लेकिन असल सवाल ये है कि पानी की निकासी का ये कब तक होगी, ये मामला कब तक मुकम्मल होगा। जब तक पानी नहीं निकलेगा बीमारियां भी फैलती रहेंगी, ताफुन भी यकीनी तौर पे फैलता रहेगा। तमाम तर सूरत हाल पे डॉक्टर राना जवाद असगर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। बारिश होती है, मानसून आता है, हर साल हम इसी तरह देखते हैं कि तरह तरह की वबाई बीमारियां जो हैं वो फूटने लगती हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, से निमटने के लिए सुनने वालों को, देखने वालों को, उनके बचाव के लिए क्या तजवीज़ बताएंगे? जी बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में इन्वाइट करने का। कराची के साथ थोड़ी सी मुख्तलिफ हालात हैं। मानसून तो वैसे ही बीमारियों में इजाफा होता है, इसके अंदर आपको पेट की बीमारियां होती हैं, मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां होती हैं, मछलियों से फैलने वाली बीमारियां होती हैं, वो अपनी जगह। लेकिन जहाँ पे पानी खड़ा है और गंदा पानी खड़ा है तो वो जल्द की बीमारियों में भी इजाफा होता है। तो नंबर 1, अगर आप बाहर ये जो गंदा पानी है उसमें से चल के आए हैं, पैदल आए हैं, आपके पैर या टांगों के ऊपर वो लगा है, तो घर आके साफ पानी से आप उसको वॉश कर लें। ये नंबर 1 स्टेप करें। दूसरा, पानी पीने में बहुत एहतियात करें। कहाँ से आप पानी पी रहे हैं वो कोशिश करें कि आपको साफ पानी मिले, और अगर साफ पानी नहीं है तो घर से साफ पानी लेकर जाइए जो उबला हुआ हो और या उसमें क्लोरीन डली हुई हो।
तीसरा ये है कि मच्छरों तकरीबन हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर हमें डेंगू के और मलेरिया के केसेसों में इजाफा मिलेगा। तो उससे बचने के लिए जरूरी है कि आप जो है जब भी एक तो फुल स्लीव पहन के जाएं, आजकल गर्मियां हैं तो हाफ स्लीव पहनते हैं, लेकिन आप सुबह और शाम के वक्त खासतौर पे फुल स्लीव पहने हो और जो आपके जिस्म के नंगे हिस्से हैं उनके मास्क लगा के बाहर निकले। अच्छा डॉक्टर राना जवाद साहब, बीमारियां फैल रही हैं लेकिन जो मच्छरों की अफजाइश है, हम देखते हैं कि जहां भी पानी ठहरा हुआ होता है तो कहा जाता है कि वहां मच्छर की अफजाइश होती है, जो डेंगू का मच्छर होता है। इससे किस तरह से मुकम्मल काबू पा सकते हैं, और साथ साथ अभी की जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, अगर आपको फिर ये बीमारियां हो गई हैं, जो ये वबाई बीमारियां हैं, इसका अगला स्टेप क्या है? फिर आगे आपने क्या जो है वो ऐसा करना है कि इस पे काबू पाया जा सके और बचा जा सके? जी जी, मच्छरों से होने वाली 2 बड़ी बीमारियों से पाकिस्तान को डील करना पड़ता है, एक मलेरिया और एक डेंगू। इन दोनों के मच्छर मुख्तलिफ हैं और इन दोनों के मच्छरों की आदत और रहने का तरीका और काटने का तरीका भी मुख्तलिफ है। तो मलेरिया सिंध के अंदर काफी ज्यादा होता है और मेरे ख्याल से पिछले साल हमने 3 लाख केसेस रिपोर्ट किए हैं, तो उसको भी हमने देखना है। लेकिन मलेरिया अगर हो उसमें आपका बुखार चढ़ता है और फिर कम हो जाता है, जिसे कहते हैं साइक्लिक पैटर्न है, और वो अक्सर जो हमारे लोग हैं मलेरिया से डील करते हैं, बड़े बुजुर्ग, उनको पता लग जाता है कि बच्चे को मलेरिया हुआ है तो उसकी अद्वियात मुयस्सर है, डॉक्टर के पास जाके उसकी दवाई लेनी चाहिए। जो दूसरा डेंगू का है उसमें याद रखिए कि आपको डिफरेंट किस्म की तकलीफ होगी, आंखों के पीछे दर्द होगी, बुखार तेज होगा और आपको मतली भी आ सकती है। लेकिन उसमें अगर कहीं भी ब्लीडिंग हो आपके दांतों में, मसूड़ों में या किसी भी तरीके से आपको हल्का सा भी शक हो तो फौरी तौर पर आप जो मेडिकल हेल्प है उसको हासिल करें। ये डेंगू जो है एक वायरस होता है जो मच्छर के जरिए हमें लगता है और उसका इलाज तो हम सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं ताकि आपके जिस्म में पानी की कमी ना हो, आपकी बाकी जो ग़िज़ात आपने ग़िज़ा खानी है वो आपकी पूरी हो और उस तरह उसको मैनेज किया जाता है। तो दोनों को डिफरेंट मैनेज करना है। लेकिन कहीं भी आपको तबीयत ज़रा ज़्यादा ख़राब हुई तो आपने अच्छे जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं आपके एरिया के, उनके पास जाके अपनी तशख़ीस ज़रूर कराइए। उसकी तशख़ीस कराना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी भी ऐसे वबाई मर्ज़ का शिकार हो जाएं तो उसकी तशख़ीस बहुत इम्पॉर्टेंट है और सबसे पहले तो कोशिश यही की जाए कि इन तमाम तर अमराज से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाएँ। तमाम तर सूरत हाल पर डॉक्टर राना जवाद असगर हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। काबुल में पाक, चीन और अफ़गान वज़ीर ख़ारजा का अहम अफ्रीकी इजलास हो रहा है। पाकिस्तान भारत के दरमियान मार्के हक के तनाज़ुर में इस इजलास की जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इजलास को ख़ित्ते में इस्तेहकाम, तिजारत और अगर बात की जाए इंसदादे दहशतगर्दी के लिए भी तो अहम संग मील करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान चीन का अफ़गान हुकूमत से रवाबित बढ़ाने के लिए ख़ित्ते में बड़ी पेशरफ़ हुई है। इस इत्तेहाद की कामयाबी को माहिरीन भारत के असर व रसूख पर कारी ज़र्ब करार देते हैं। जबकि अगर बात करें नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तो इजलास में शिरकत के लिए काबुल पहुँचे हैं। जबकि इजलास के बाद चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का दौरा पाकिस्तान भी अब मुतवक्के है, जो कि एक बड़ी खुशाइन बात है, जिसमें छठा पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग इस्लामाबाद में होगा। और ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग से अफ्रीकी इत्तेहाद ख़ित्ते के लिए कितना अहम है, मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या होने वाला है, क्या बात करेंगे, इस पे ज़ाहिर शाह शराजी ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ मौजूद है उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अब ज़ाहिर शाह साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि अहम दौरा भी किया गया, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ इस्तेहकाम, तिजारत और अगर इंसदादे दहशतगर्दी के लिए बात करें तो भी बड़ा संग मील है। बहुत बहुत शुक्रिया गौर। मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है टाइमिंग के साथ साथ जो मीटिंग इस वक्त वज़ीर ख़ारजा की हो रही है, वांग भी वहाँ पे हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे हैं हमारे, और अमीर मुत्तकी जो अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर है, वो इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। और इस मीटिंग की अहम चीज़ वो है काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, क्योंकि बाकी 2 चीज़ें ट्रेड एक्टिविटीज़, बॉर्डर ट्रेड और सी पैक की एक्सटेंशन वो रिलाय करेगी कि अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उनके खिलाफ काबुल इंतज़ामिया का क्या जो है वो मोटिव होगा, क्या उनका इंटेंशन होगा, ये आज फैसला हो जाएगा। और इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि चीन और पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली
अफगानिस्तान को कन्वे कर दिया था कि रशिया के बाद अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान या चाइना और मिडल ईस्टर्न ममालिक अफगानिस्तान को बहैसियत एम्बेसडर एक्सेस दे और बाकायदा उनके साथ अपने सफारती ताल्लुकात कायम करे, तो उसके लिए अमन और अमान का क़याम बड़ा ज़रूरी है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द ग्रुप है, ख़ासतौर पर TTP, फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान, BLA, BNA, इनका जो मुस्तकबिल है उसके ऊपर बड़ा फोकस बात होगी, क्योंकि अगर आप देखें पाकिस्तान की साइड पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बाजूर के अंदर जारी है, मोमन के अंदर जारी है, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में कबाइल को अनबोर्ड दिया जा रहा है, तो ये दहशतगर्द अब खदशा है कि वापस अफगानिस्तान जाएंगे। तो आज बड़ा क्लियरली इसहाकडार साहब ने कन्वे कर दिया होगा कि इन ग्रुपों के खिलाफ एक्शन लिए बगैर और अमन बहाल किए बगैर मेरे ख्याल में ना तो CPEC एक्सटेंड हो सकता है, ना डेवलपमेंट हो सकती है और ना इकोनॉमिक बूम आ सकता है। इसमें एक और बड़ा अहम पहलू ये है कि जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग वी, वो जब वापस आएंगे तो 2-3-4 बड़ी अहम मीटिंग्स हैं उनकी पाकिस्तान में। एक तो आपने जिक्र किया कि फॉरेन मिनिस्टर्स का जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है उस पर शिरकत करेंगे। इसके अलावा वो सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी से भी मिलेंगे और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भी कन्वे करेंगे जो तमाम हालात हैं अफगानिस्तान के अंदर इस मीटिंग के बाद। इम्पॉर्टेंटली जो उनकी सबसे अहम मीटिंग है वो बड़ा वो है एक्सपेक्टेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल हमारे जो आसिम मुनीर साहब हैं उनके साथ ये मीटिंग इस लिहाज से अहम है कि लॉ एंड ऑर्डर और स्ट्रेटेजिक जो बातचीत होगी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान, चीन और काबुल की, उसके ऊपर एक बड़ा वाजे जो है वो डिसीजन होता नजर आ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि दहशतगर्दी और मिलिटेंसी के खात्मे के लिए ये जो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो भी बड़ी अहम है। एक और चीज़ आपने देखी होगी, जो खुसूसी एनवाय हैं अमेरिका के ज़रमे खलीलजाद, उन्होंने एक बड़ी जो है वो मुतनाज़ा किस्म की ट्वीट की है जो अफगानिस्तान के हवाले से यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स और एकेडमिया का इजलास होना था इस्लामाबाद में एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, उसको उन्होंने लिंक करने की कोशिश की है कि शायद पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेटेजिकली गलत कर रहा है। ये मेरे ख्याल में बड़ी अजीब सी बात है, और इसके तनाजुर में भी बातचीत होगी कि अमेरिका क्या चाहता है अफगानिस्तान के अंदर और उसके क्या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। जी गौर। अच्छा, उसके जो क्या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो भी अहम है, लेकिन जाहिर शाह साहब अब पाकिस्तान जो है वो अपना मौक़िफ़ बड़े वाज़ेह तौर पे रख चुका है, पूरी दुनिया की इस पे नज़र भी है, लेकिन अगर ये भारत के असर व रसूख की बात करें तो इसको भी बड़ा धचका पहुँचा है फिर अब इस इत्तेहाद से। देखिए, बहुत बड़ा धचका ये है कि अब इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं, कुछ तालिबान लीडरशिप, बल्कि ये कहा गया है कि वो फितना अल खवारिज के जो सरबराह हैं मुफ्ती नूर वली, उसको तकरीबन $43,000 वो माहाना दे रहे हैं, और ये तमाम पैसा आ रहा है रा मुसाद और उसके नेटवर्क के थ्रू। और अगर अफगानिस्तान की काबुल इंतजामिया पे ये साबित होता है कि ये तमाम रकम चैनलाइज की जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ा धचका इसलिए होगा कि आज फैसला करना होगा काबुल ने कि वो या तो इंडियन नेक्सस के साथ काम करता रहेगा, उनको सपोर्ट करते हुए दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करेगा, या वो अपने मुल्क की डेवलपमेंट चाहता है, वो CPEC चाहता है, वो कासा 1000 प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट चाहता है, वो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर अमन और अमान चाहता है कि नहीं वो जंग चाहता है। तो ये एक बड़ा अहम आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक स्ट्रेटेजिक पाकिस्तान के लिए कामयाबी है कि वेस्टर्न बॉर्डर से जो हमें खतरात थे इंडियन प्रॉक्सीज की शक्ल में, आज उनके हवाले से एक फैसला कुन दिन है। या तो काबुल इंतजामिया इन दहशतगर्द ग्रुपों को निकालेगी, उनके खिलाफ एक्शन लेगी, या दूसरी ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान और चाइना फिर किसी सूरत में भी मेरे ख्याल में जो है वो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है बड़ा मुश्किल होगा कि अफगानिस्तान जाएंगे। तो आज काबुल इंतजामिया ने, पूरी हुकूमत ने फैसला करना होगा कि या तो वो दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहते हैं, या वो फिर दहशतगर्दों को सपोर्ट करते रहेंगे। तो फिर तो पाकिस्तान का मौके बड़ा वाज़ेह है कि वो अपने दुश्मनों के खिलाफ कहीं भी स्ट्राइक कर सकता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ मजबूत भी हो गया है, क्योंकि पूरी दुनिया को ये पता चल चुका है कि भारत दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है और भारत स्पॉन्सर करता है दहशतगर्दी को। तो अब भारत के लिए यकीनी तौर पे, जैसे भी आपने भी कहा, कि बड़ा सेटबैक भी है और भारत अब एक बंद गली में जा रहा है, क्योंकि ट्रम्प की भी क्या उस पर राय है, ट्रम्प के क्या स्टेटमेंट हैं, ये भी हम सब जानते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ईस्टर्न बॉर्डर पे भारत ने देख लिया कि उसने एक्टिव जंग की कोशिश की, तो 3 दिन के अंदर उसको जो है वो धूल चाटनी पड़ी। और न सिर्फ जो फ़ज़ाई महाज है, बल्कि स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो बॉर्डर के ऊपर भी हमारी अफवाज पाकिस्तान ने उसको एक मुंह तोड़ जवाब दिया।
जब ये शिकस्त हुई तो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो प्रॉक्सी जंग है उसको तेज किया गया। जाफर एक्सप्रेस के बाद दोबारा आपने देखा बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की गई। खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप देखें शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में की गई, बाजोड़ में की गई। लेकिन अब यहाँ भी एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन उनके खिलाफ चल रहा है। और ये जो आप बात कर रही हैं, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करूंगा कि एक बहुत बड़ी शिकस्त है भारत के लिए अगर आज काबुल ऐलान करता है ओपनली कि वो किसी भी लिहाज से दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि उसे मानना पड़ेगा। और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कामयाबी है। दूसरा जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का विजिट है पाकिस्तान का, इसमें एक बात बड़ी वाज़ेह हो जाएगी, क्योंकि ये मई के जो पाकिस्तान इंडिया की जंग के बाद ये एक पहला किसी हाई लेवल चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का दौरा है और इसमें ये तमाम चीजें डिस्कस होंगी प्री पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के। और मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजिकली जो ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की बात पाकिस्तान और चाइना कर रहे हैं, तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। दूसरी तरफ आप देखें अमेरिका भी पाकिस्तान को उतना ही वेट दे रहा है जितना चाइना दे रहा है, तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी जबरदस्त डिप्लोमेटिक किस्म की भी आप जीत कह सकते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक इस्तेहकाम की सूरत हाल हम देख रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया भी ये जान चुकी है कि पाकिस्तान का असल मौक़िफ़ क्या है और पाकिस्तान की असल स्टैंडिंग क्या है, जो कि बड़ी एक अहम पेशरफ भी है, खुशाइन बात भी। आप देखते हैं, लेट्स सी कि इस दौरे का नया और मुस्बत पहलू मज़ीद क्या निकलता है। इस तमाम सूरत हाल पर ज़ाहिर शाह शराजी साहब ब्यूवर हमारे साथ मौजूद थे और उम्मीद यही की जाती है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जैसे कि अभी रोशन है, आने वाले वक्त में मज़ीद इससे ज़्यादा रोशन होगा। फिल वक्त के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।